जीरो टू इन्फिनिटी चैप्टर 5। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 47 की। ये है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉल करते हैं, हमने रेगुलेशन नंबर 2 पढ़ा था डेफिनेशन वाला। उसमें सब क्लॉज था जेड टी, उसमें ओवरमैन को डिफाइन किया गया था। तो क्विकली रिवाइंड कर लेते हैं कि ओवरमैन कौन होते हैं। ओवरमैन वैसे पर्सन होते हैं जिनके पास ओवरमैन का सर्टिफिकेट होता है, राइटिंग में मैनेजर द्वारा अपॉइंट किए गए होते हैं, और माइन में सुपरविजन और कंट्रोल का जो काम होता है वो करते हैं, माइन में या माइन के किसी पार्ट में। और जो भी सरदार होते हैं माइन के, उनसे वो सुपीरियर होते हैं। तो ये है बेसिकली ओवरमैन। और जो ओवरमैन को ओवरमैन का सर्टिफिकेट मिलता है, वो मिलता है रेगुलेशन नंबर 11D के अंदर में, बोर्ड के द्वारा। यानी बोर्ड को पावर है ओवरमैन का सर्टिफिकेट ग्रांट करने के लिए, जो भी प्रोसेस है एग्जामिनेशन का ऑब्वियसली उसके बाद। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके रेगुलेशन नंबर 47। सब रेगुलेशन 1 जो है ओवरमैन की प्राइम ड्यूटी के बारे में बताता है कि ओवरमैन को प्राइमरीली क्या करना है। कि ओवरमैन को अपने सुपीरियर ऑफिशियल्स के ऑर्डर के अनुरूप किसी भी माइन का या माइन के पार्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, चार्ज लेना है, कंट्रोल लेना है। और साथ में क्या करना है कि ऐसी ड्यूटीज करनी है जो कि उसको मैनेजर के द्वारा असाइन की जा सकती है। ठीक है। अब इसका सब रेगुलेशन नंबर 2 आता है कि ओवरमैन को अब और क्या क्या करना है। पहला क्लॉज ये कहता है इसका कि जब भी ओवरमैन ड्यूटी पे जाए, उनको क्या है कि जो भी उनके अंदर में डिस्ट्रिक्ट होगा, उस डिस्ट्रिक्ट की वो ट्रेसिंग को कैरी करेंगे वहां पे। यानी कि उनके पास ट्रेसिंग होनी चाहिए जब भी वो डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए, सुपरविजन का वर्क करने के लिए जा रहे हैं। और उनकी एक जिम्मेदारी होगी कि जो भी ट्रेसिंग है उनको वो अप टू डेट रखें। ठीक है। सेकंड क्लॉज आता है कि उनकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी ओवरमैन की, उसमें उनको इंस्पेक्शंस करना है। और जो भी इन रेगुलेशंस के अंदर में रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड है, वो सारी उनको प्रिपेयर करनी है, जमा करनी है। यानी कि इंस्पेक्शन करना है और रिपोर्ट बनानी है। दो काम बताए गए इस क्लॉज के अंदर में। अगले क्लॉज में बोला जा रहा है कि ओवरमैन के जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स, यानी उनसे जो भी नीचे लेवल के लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, जैसे सरदार हो गए, और जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है, शॉट फायरर एक कॉम्पिटेंट पर्सन है, टिम्बर मिस्त्री एक कॉम्पिटेंट पर्सन है, कोई मैकेनिक है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है। तो उस ओवरमैन के डिस्ट्रिक्ट में जो भी उनके जूनियर ऑफिशियल्स होंगे या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन्स होंगे, ओवरमैन को ये इंश्योर करना है कि वो सब मिल करके अपनी अपनी जो ड्यूटी है उनकी, वो एक प्रॉपर तरीके से करें। ठीक है ना, प्रॉपर मैनर में अपनी अपनी ड्यूटी करे, कोई गलत काम नहीं करे। जैसा रेगुलेशन में, जैसा ऑर्डर में, जैसा मैनेजर का आदेश है, जैसा डायरेक्शन है, उस हिसाब से वो काम करे। नेक्स्ट क्लॉज आता है डी इसका। क्लॉज डी कहता है कि ओवरमैन को सब रेगुलेशन 1 के अंदर में जो भी उनके ऑफिशियल्स, सुपीरियर ऑफिशियल्स थे, उनके आदेश से जो भी उनको डिस्ट्रिक्ट मिला है चार्ज का, तो या कोई पूरी माइन ही मिली है चार्ज में, तो उस पर्टिकुलर पार्ट में या पूरी माइन में जो भी काम हो वो कोड ऑफ प्रैक्टिसेस के अंदर में हो, जो कि इन रेगुलेशंस के अंदर में फ्रेम किए गए हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात ये है कि कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या होती है, किसी भी माइन के लिए क्या कोड ऑफ प्रैक्टिस हो सकती है। तो कोड ऑफ प्रैक्टिस का जो कंसेप्ट है वो सीएमआर 1957 में नहीं था, वो 2017 में आया है। और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो इसके अंदर इंक्लूड हुआ है, कोड ऑफ प्रैक्टिस भी उसका एक पार्ट है। ठीक है। अब कोड ऑफ प्रैक्टिस का मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं पहले आपको। ये देखिए, ये इस एग्जांपल के अंदर में एक ड्रिलमैन को किस तरीके से ड्रिलिंग का काम करना है वो बताया गया है। एक स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि उसको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और क्या क्या चीज़ें को ध्यान रखना है। तो ड्रिल मैन को क्या करना है कि पहले देखना है ड्रिल मशीन अपनी सही है कि नहीं है, जहाँ पे काम करेंगे वहाँ पे कोई लूज तो लटका नहीं है, सपोर्ट है कि नहीं है, जहाँ अगर कोई मिसफायर है पहले से तो उसको हटाने की व्यवस्था करेंगे, बताएंगे। इस तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है। ये है कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो माइंस में जितने भी टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, उन सब के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाया जाता है। और ओवरमैन की जिम्मेदारी होगी कि उनके डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम हो वो कोड ऑफ प्रैक्टिस के अनुरूप हो, यानी कोड ऑफ प्रैक्टिस में जैसा बताया गया उस तरीके से हो। इससे क्या होगा, ऐसा कल्चर डेवलप होने से जो सेफ्टी होती है वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके मेंटेन रहेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग सब रेगुलेशन नंबर 3 की। सब रेगुलेशन 3 क्या है, एक जनरल प्रोविजन है। ये बताता है कि ओवरमैन को जितनी भी उनकी शक्ति है, मतलब ओवरमैन का जितना दायरा है शक्ति का, उसके अंदर रहते हुए ओवरमैन को क्या कराना होगा कि उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो भी एक्ट है या फिर रेगुलेशन है या फिर उसके अंदर में बने हुए ऑर्डर है, इन सब के प्रोविजंस को वहां पे उसको लागू करवाना है। ठीक है। यानी जो लोग भी काम कर रहे होंगे वहां पर, या उस डिस्ट्रिक्ट में, ओवरमैन की कंट्रोल वाली डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम हो रहा होगा,
उन दोनों ही रिस्पेक्ट में, यानी पर्सन्स के रिस्पेक्ट में भी और काम के रिस्पेक्ट में भी, जो भी एक्ट, रेगुलेशन या फिर ऑर्डर के अंदर में बने हुए प्रोविजन है, उसका उसको पालन कराना है अपनी दी हुई शक्ति के अनुरूप ही। और साथ में क्या है कि मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर के कंट्रोल में रहते हुए जो भी हो। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर में इंचार्ज में कोई असिस्टेंट मैनेजर है, और माइन के इंचार्ज पूरे का पूरे मैनेजर तो होते ही हैं। तो अगर कोई मैनेजर हो या फिर कहीं कोई असिस्टेंट मैनेजर हो, उनके कंट्रोल में रहते हुए जो भी हो, ऐसे डायरेक्शन देने हैं जो कि ऐसे प्रोविजन के कंप्लायंस के लिए जरूरी हो सकते हैं, जो कि उसकी डिस्ट्रिक्ट की सेफ्टी के लिए और उसकी डिस्ट्रिक्ट में जो सेफ्टी के लिए प्रॉपर डिसिप्लिन है लोगों को मेंटेन करना पर्सन, उसके लिए जरूरी हो सकते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, सब रेगुलेशन नंबर 4 है। इसमें है कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट के बारे में बात की गई है। ओवरमैन को ये देखना है कि जो भी टिम्बर है, सपोर्ट मटेरियल है, ब्रैटिस वेंटिलेशन में जो यूज होता है, ब्रैटिस क्लॉथ, जो भी टूल्स, टैकल्स, अप्लायंसेस और जो भी नेसेसरी चीजें रिक्वायर्ड है सेफ वर्किंग के लिए उसके डिस्ट्रिक्ट में, उसकी सफिशिएंट सप्लाई हो, यानी वो समुचित मात्रा में वो चीजें उपलब्ध हो, और वो सारी जो चीजें हैं ना, वो ऐसी जगह पे रखी हुई हो, कन्वीनियंट प्लेस पे, जहां से कि उसको तुरंत एक्सेस किया जा सके। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी दिन रिक्वायरमेंट आ गई कि फेस में 20 मीटर डक्टिंग लगानी है वेंटिलेशन को सुधारने के लिए, तो ओवरमैन को क्या पहले से इंश्योर करके रखना है कि जो डक्ट की सप्लाई है उसके माइन में अवेलेबल है, उसके डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, जिसका भी उसके पास चार्ज है, और कोई ढंग की जगह पे रखी हुई है कि गए 4 पर्सन को भेजा, साथ में लेके गए और वहां से डक्ट को उठवा के ले आया। ठीक है, तो ओवरमैन का ये काम है, ओवरमैन को ये चीज देखनी है कि सफिशिएंट सप्लाई मेंटेन रहे और कन्वीनियंट जगह पे रखी रहे। अब सब रेगुलेशन नंबर 5, ओवरमैन को अब और क्या क्या करना है इसके बारे में बात की गई है इसमें। क्लॉज ए कहता है इसका कि ओवरमैन को ये इंश्योर करना है कि जितनी भी एयर क्रॉसिंग है, जो भी स्टॉपिंग का मतलब वेंटिलेशन स्टॉपिंग है, जो भी वेंटिलेशन डोर है, ब्रैटिस है, या फिर कोई दूसरा वेंटिलेशन डिवाइस, ये सबको क्या है गुड ऑर्डर में मेंटेन करके रखना है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि एक मान लिया ये इनटेक है, ठीक है, और ये मान लिया हमने रिटर्न है, आर लिखा है या आई लिखा है इनटेक, बीच में क्या है ना स्टॉपिंग बनी हुई है, पहले पिलर बना दिए पहले, और पिलर में स्टॉपिंग बनी हुई है। अब क्या है कि हो सकता है कि स्टॉपिंग में ना क्रैक आ जाए पर्टिकुलरली किसी टाइम के अंदर में, तो ओवरमैन की यहाँ पे ये जिम्मेदारी हो जाएगी, उसको ये इंश्योर करना होगा कि ये जो स्टॉपिंग है ये गुड ऑर्डर में मेंटेन रहे। अगर क्रैक आ जाता है तो उसके लिए उसको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है, रिपोर्ट करना है, मैनेजर को बताना है, या अगर वो खुद से कुछ व्यवस्था कर सकता है तो वैसा करना है कि ये जो लीकेज है स्टॉपिंग के थ्रू बंद हो जाए। यानी वेंटिलेशन से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस, जो भी अरेंजमेंट माइन के अंदर में होंगे, ओवरमैन को ये इंश्योर करना है कि वो सब गुड ऑर्डर में हो, सब अच्छी तरीके से चल रहे हो, अच्छी तरह से फंक्शन कर रहे हो, जिनका जितना काम है वो उतनी तरह से पूरा डिलीवरी दे रहे हैं अपने काम की। नेक्स्ट क्लॉज पे आते हैं। क्या क्लॉज भी ये कहता है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट ओवरमैन के चार्ज के अंदर में है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इफेक्टिव वेंटिलेशन की जो जिम्मेदारी है वो ओवरमैन की है। ठीक है, यानी ओवरमैन को ये हमेशा इंश्योर करना है उसकी डिस्ट्रिक्ट में इफेक्टिव वेंटिलेशन है, यानी अच्छे तरीके से हवा पहुंच रही है। और इसमें सेकंड चीज ये कहते हैं कि ऐसा अगर कोई भी टाइम आता है कि जब पे ब्रैटिस है, एयर पाइप है, या फिर डक्ट को इस्तेमाल किया जाना है वेंटिलेशन के पर्पज से, तो ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं, यानी ब्रैटिस है या फिर एयर पाइप है या फिर डक्ट है, ये सफिशिएंटली एडवांस्ड होनी चाहिए किसी भी जगह पे, ताकि हवा जो है समुचित तरीके से पहुंचे। एक इलस्ट्रेशन में देखिए, जो भी डक्ट यूज करते हैं या ब्रैटिस यूज करते हैं, एयर पाइप यूज करते हैं, ये सब हम लोग करते हैं ब्लाइंड फेस के अंदर में। ठीक है, यानी कि अगर ये फेस देखें आप, तो ये फेस क्या अभी डेवलप हो रहा है, ये ब्लाइंड है। आप जानते ही होंगे क्रॉस वेंटिलेशन के बारे में, कि जैसे एक कोई गैलरी है तो इधर से हवा घुस रही है तो इधर से निकलने का ऑप्शन है इसके पास में, लेकिन ये पर्टिकुलर ब्लाइंड फेसेस में क्या होता है ना, हवा जाके इसको इसी तरीके से लौटना होता है। तो कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, तो जनरली यही होता है कि हवा जाके कुछ दूर तक जाके रुक जाती है, ऑटोमेटिकली हवा अंदर तक नहीं बढ़ पाती है। वैसे केसेस में क्या करना पड़ता है, वेंटिलेशन के लिए वहां पर डक्ट लगा देते हैं। जैसे ये डक्ट है, यहाँ पे हमने फैन लगा दिया है यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, डक्ट लगा दिए। या फिर क्या होता है, सेकंड ऑप्शन क्या होता है, ब्रैटिस क्लॉथ लगाते हैं। ब्रैटिस क्लॉथ इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है ना। ब्रैटिस क्लॉथ क्या करता है बेसिकली, एक साइड से हवा जाती है, इनटेक की तरह यूज करते हैं, और दूसरे साइड से रिटर्न की तरह यूज करते हैं। ब्रैटिस क्लॉथ बीच में बांध देते हैं, बीच में भी बांधते हैं, कई बार साइड में भी थोड़ा हटा के बांधते हैं, अगर मशीनों का ऑपरेशन है तो एक साइड जगह थोड़ा ज्यादा छोड़ते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि ओवरमैन को ये इंश्योर करना है, पहली बात तो कि डिस्ट्रिक्ट में हवा बहुत तरीके से पहुंच रही है उसके, और सेकंड चीज उसको ये इंश्योर करनी है कि अगर कहीं पे भी ये ब्रैटिस क्लॉथ, एयर पाइप या डक्ट को इस्तेमाल किया जाना है, तो वो हमेशा इंश्योर करके रखे कि जहां भी वर्किंग फेस है
उसमें फेस के रिस्पेक्ट में आप बात करें तो ये जो डक्ट है या फिर जो ब्रैटिस क्लॉथ है, ये सफिशिएंटली एडवांस होने चाहिए, यानी कि इस तरीके से इस पॉइंट तक पहुंचे हुए होने चाहिए कि फेस पे फुल टाइम में हवा मिलती रहे, एकदम अच्छे से एडिक्वेट क्वांटिटी में एयर मिलती रहे, एयर में कमी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कोई ओवरमैन केयरलेस निकला और उसने ना डक्ट को इतना ही बढ़ाया और फेस यहाँ पहुंच गया, तो ये जो प्रोविजन है क्लॉज बी, इसके हिसाब से वो गलत हो जाएगा, यानी उसने वायलेशन कर दिया, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने में फेल कर गया, इसका मतलब साफ साफ हो गया। उसको हमेशा ये इंश्योर करके रखना है कि भैया यहाँ तक पहुंचे। ये जनरली 4.5 मीटर बोलते हैं, 4.5 मीटर फेस से रहना चाहिए, ठीक है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे जब डिटेल में वेंटिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब। अब नेक्स्ट क्लॉज पे मूव करते हैं हम लोग। क्लॉज सी क्या है, ओवरमैन को एक पावर देता है कि ओवरमैन चाहे ना कोई भी पर्सन जो कि सेफ्टी के इंस्ट्रक्शन मानने से मना कर देता है, उसको एकदम माइंड से बोल सकते हैं गेट आउट भाई साहब, आप माइंड से बाहर जाएं। ओवरमैन ऐसा डायरेक्शन दे सकता है कोई भी पर्सन को, ठीक है। तो अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं जो प्रोविजन में एग्जैक्टली क्या लिखा है कि ओवरमैन को यहाँ पे पावर दी गई है किसी पर्सन को माइन से बाहर भेजने के लिए। ऐसा पर्सन जो क्या करता है, इन्फ्रिंज करता है या फिर इन्फ्रिंज करने की कोशिश करता है। इन्फ्रिंज करना मतलब कि एक्टिवली भैया हम ये काम नहीं करेंगे, हम तो ये नियम तोड़ के रहेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। कोई अगर ऐसा पर्सन आ गया जबरदस्ती कर रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है इस टाइप से, ठीक है, यानी इन्फ्रिंज करता है, इन्फ्रिंज करने का अटेम्प्ट करता है, जो भी प्रोविजन है इस एक्ट के, रेगुलेशन के, ऑर्डर के, जो भी इसके अंदर बने हुए हैं, या फिर ओवरमैन ने जो डायरेक्शन दिया सेफ्टी को रिगार्ड को, उसको वो पालन करने से मना कर देता है। किसी को बोला ओवरमैन ने कि भैया आप जरा अपना टोपी पहन के काम करो, कि या जूते पहन के काम करो, आपने जूते खोल के काम कर रहे हो आप, या टोपी आपको बोला पहनने और वो पर्सन मना कर देता है, नहीं मैं टोपी नहीं पहनूंगा, मैं हेलमेट पहन के काम नहीं करूंगा, मुझे गर्मी लग रही है। जूते बोलेगा नहीं मैं जूते नहीं पहनूंगा, मुझे गर्मी लग रही है, या जो भी हो बोलेगा मुझे जूते पहन के दिक्कत होती है, कोई भी बहाना मार रहा है। ऐसा अगर कोई पर्सन कोई अवहेलना करता है, ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे 50 और 500 तरीके हो सकते हैं कोई भी पर्सन मना करने के, मतलब डिसओबे करने के। तो अगर ऐसा कोई पर्सन करता है तो उसको डायरेक्टली वो क्या कर सकते हैं, ओवरमैन डायरेक्शन देके बाहर भगा सकते हैं, भागो माइन के बाहर से, माइन से निकाल सकते हैं, माइन के बाहर जाने का डायरेक्शन दे सकते हैं। और सेकंड चीज क्या है कि ऐसा अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए वो राइटिंग में मैनेजर को वो करेंगे, रिपोर्ट करेंगे कि ऐसा ऐसा आज घटना हुई, ऐसी ये पर्सन ने ये किया था, तो मुझे उसे माइन से बाहर भेजना पड़ा, ठीक है। ऐसा जो भी होगा अगर कोई इंसिडेंट, तो उसको मैनेजर को वो रिपोर्ट करेंगे। फिर फर्दर क्लॉज डी आता है इसमें कि ओवरमैन को क्या करना है कि जो भी ट्रैक या ट्रैम लाइन है, यानी ट्रैक ट्रैम लाइन, जिससे कि वो लोकोमोटिव चलती है या फिर वो हॉलेज चलता है, ये दो ही चीज चलते हैं, वो क्या हो प्रॉपरली लगाई हुई हो, मतलब प्रॉपरली लेड हो, ग्रेडेड हो, मतलब जो भी ग्रेडियंट होना चाहिए वो उस पर्टिकुलरली उसी ग्रेडियंट के अंदर में हो, बैलेस्टेड हो, यानी आपने रेलवे ट्रैक को देखा है ना, उसके अंदर गिट्टियां भरी होती है, वो क्या होता है वो ग्रिप से पकड़ के रखते हैं ट्रैक को, तो वो बैलेस्टेड हो। या फिर अगर बैलिस्टेड नहीं है तो पैक्ड हो, यानी ट्रैक को क्या करते हैं ना, पैकिंग कर देते हैं ट्रैक के अंदर, वो कोयले का पाउडर हो गया जो पर्टिकुलरली माइन में वहाँ रेडली अवेलेबल है, या कोई स्टोन का पाउडर है, या जो भी मिल जाता है मटेरियल, उससे पैकिंग कर देते हैं। वो ट्रैक का जो पोर्शन होता है बस वही बाहर रहता है, चक्का उस पर चलता है, बाकी चीजें पैक्ड रहती है, हिलना डुलना नहीं, वाइब्रेशन नहीं होता। ये मतलब ऐसा इसलिए कहा गया ना, ये जो प्रोविजन डी है इसका फायदा यही है कि अगर ट्रैक की पैकिंग होगी, उसको प्रॉपरली लेड किया हुआ होगा, ग्रेडिंग होगी, तो जो भी उसके ऊपर चलने वाला अगर कोई लोकोमोटिव है या फिर हॉलेज चल रहा है, हॉलेज की जो टब्स होते हैं वो चल रहा है, वो सब क्या होगा ना, कभी भी डिरेलमेंट नहीं होगा उनका, वो चक्का उतरेगा नहीं उसके ऊपर से, ठीक है ना। और यही अगर लूज पैकिंग होगी तो क्या होता है, ट्रैक फैल जाती है कभी कभी बीच में, वहां पे चक्का उतरने का बहुत ज्यादा चांस होता है, वो एक बहुत बड़ा जॉब हो जाता है। और अगर कोई उस समय पर्सन आसपास रह गया चक्का उतरने के टाइम में, तो वो उसकी लपेट में भी आ सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है भारी, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट काम क्या है, ओवरमैन को ये हमेशा देखते रहना है कि जो हॉलेज रोडवे के अलॉन्ग मैनहोल बने होते हैं, मैनहोल जो होता है वॉल में एक टाइप का खाका बना हुआ रहता है, एक होल होता है जिसमें इंसान छुप जाता है जब ये हॉलेज की गाड़ी आसपास से क्रॉस करती है। तो अगर गाड़ी का डिरेलमेंट होता है या कुछ होता है ना, तो उससे इंसान बच सकता है, वहां पे एक्सीडेंट से बच सकता है, उसके लिए मैनहोल बनाया जाता है। ओवरमैन को इंश्योर करना है जितने भी हॉलेज रोड के अलॉन्ग में मैनहोल होंगे वो सारे के सारे सेफ हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो उनके सामने, और प्रॉपरली वाइट वॉश किए हुए, यानी व्हाइट वॉश करने का पर्पज है कि मैनहोल में आप टॉर्च मारेंगे कुछ मारेंगे तो आसानी से दिख जाएगा कि यहाँ पे मैनहोल बना हुआ है। काला रहने से थोड़ा देखने में दिक्कत होती है। ऑब्स्ट्रक्शन हटाना मतलब मैनहोल के पास कोई कोयले का टीला नहीं पड़ा हुआ है, कोई पुराना स्क्रैप मटेरियल नहीं पड़ा हुआ है,
कोई और कुछ ऐसा नहीं पड़ा जिससे कि मैनहोल में घुसने में किसी भी टाइप का डिले हो। नेक्स्ट क्लॉज इसका एफ है। क्लॉज एफ जो है वो सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में बात कर रहा है जो हॉलेज के अंदर में आती है, ठीक है। क्लॉज एफ के हिसाब से ओवरमैन को जो हॉलेज में इस्तेमाल की जाने वाली सेफ्टी डिवाइसेस हैं वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है, उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, ये सब चीजें इंश्योर करनी है, ठीक है। तो डिटेल में ये कह रहा है कि ओवरमैन को ये इंश्योर करना है स्टॉप लॉक हो, रनवे स्विच हो या कोई दूसरी सेफ्टी डिवाइसेस हो जो कि इस रेगुलेशंस के अंदर में रिक्वायर्ड है, वो सारी सेफ्टी डिवाइसेस फिक्स्ड हो, यानी कि लगी हुई हो अपनी अपनी जगह पे जहां जहां उसको लगा रहना है, और वो जो सेफ्टी डिवाइसेस है उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा हो। यानी ऐसा नहीं कि सेफ्टी डिवाइसेस बस दिखाने के लिए लगा दिया और उसका इस्तेमाल ना हो रहा हो। ओवरमैन को ये चीज इंश्योर करनी है सेफ्टी डिवाइसेस लगी भी होनी चाहिए और उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ओवरमैन को ये इंश्योर करना है कि जब भी टब जो है ऊपर जा रहे हो ग्रेडियंट पे, यानी असेंड कर रहे हो, ऊपर खींचा जा रहा हो टब को, लोडेड टब हो खाली टब हो कोई भी हो, उसमें क्या बैकस्टे लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। कोल माइंस के अंदर में क्या है ना कि देसी नाम है इसका बैकस्टे का पहलवान। अगर आप जानते हो पहलवान एक एक लोहे का टुकड़ा टाइप का होता है, पीछे लटकता रहता है टब से पीछे। और ओवरमैन को ये भी इंश्योर करना है कि जहां पर भी ग्रेडियंट पे टब को लोडिंग का काम किया जा रहा हो वहां पे सुटेबल नंबर में स्प्रैग प्रोवाइड किए जाने चाहिए। देसी भाषा में से खीट बोलते हैं माइंस के अंदर में। ये क्या है, चक्के के अंदर घुसा देते हैं जो भी व्हील होता है, और व्हील क्या होता है रुक जाता है, वो भागता नहीं है आगे, गाड़ी को मूवमेंट नहीं करने देता। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जी है, क्लॉज नंबर जी इसका। क्लॉज जी कहता है कि ओवरमैन को जैसे ही समझ में आता है, यानी जब भी उसको पता चल जाता है कि कोई रोप, चेन, सिग्नल, ब्रेक, जिग व्हील या फिर कोई दूसरा अपैरेटस जो कि उसके डिस्ट्रिक्ट में इस्तेमाल किया जा रहा था और वो अनसेफ कंडीशन में पहुंच गया, तो उसका इस्तेमाल उसको तुरंत बंद कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पता चला कि जो टगर हॉलेज है ओवरमैन की डिस्ट्रिक्ट में, उस हॉलेज की रस्सी में जो है ना वो कहीं से कट आ गया बड़ा सा, उससे क्या खतरा हो सकता है कि वो कभी भी रस्सी टूट सकती है। तो ओवरमैन को जैसे ही पता चला कि रस्सी में कट आ गया, रस्सी का इस्तेमाल उसको तुरंत छोड़ देना है। बाकी आगे रिपोर्ट करेंगे, जिनको रस्सी बदलने की जिम्मेदारी है वो आएंगे, रस्सी बदलेंगे, स्प्लाइसिंग करेंगे, जो करना है करेंगे, आगे के ऑपरेशन की बात अलग है। ओवरमैन की ये ड्यूटी होगी कि उसको उसका इस्तेमाल बंद कर देना है। इसका नेक्स्ट क्लॉज एच आता है। क्लॉज एच के हिसाब से ओवरमैन को ये इंश्योर करना होगा कि जितने भी पर्सन है वो ट्रैवलिंग रोडवे से ट्रैवल करे, ठीक है। हाँ, इसमें एग्जाम्पशन दिया हुआ है कि कुछ पर्पस हैं और कुछ पर्सन हैं जो कि हॉलेज रोडवे से ट्रैवल कर सकते हैं। पर्पस बताया गया है कि अगर इंस्पेक्शन करना हो हॉलेज रोडवे का, उसका कोई एग्जामिनेशन हो या कोई रिपेयर वर्क हो, ये तीनों में से कोई काम करने हो, तो कोई पर्सन क्या है हॉलेज रोडवे से ट्रैवल कर सकता है जिसको कि वो काम दिया गया है। या फिर कोई ऑफिशियल ट्रैवल कर सकता है, ऑफिशियल मतलब माइनिंग सरदार, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, कोई हो, ये लोग ट्रैवल कर सकते हैं। और जो हॉलेज अटेंडेंट है यानी जिसको हॉलेज चलाना है वो आदमी ट्रैवल कर सकता है। इतने लोगों को छोड़ करके और इतने पर्पस छोड़ करके बाकी सारे पर्सन्स को ट्रैवलिंग रोडवे से ट्रैवल करना है। क्लॉज आई इसका है कि क्लॉज आई के हिसाब से ओवरमैन को प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है अगर कोई डेंजर उसने खुद ऑब्जर्व किया या फिर उसको रिपोर्ट किया गया। कोई भी रिपोर्ट कर सकता है ओवरमैन को डेंजरस। और साथ में ओवरमैन को ये देखना है कि जो डेंजरस प्लेस है, ठीक है, जो उसके ऑब्जर्वेशन में आया या फिर रिपोर्टिंग के थ्रू आया, उसको ना कायदे से फेंसिंग कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज जे आता है इसका। ओवरमैन को ये देखना है कि जो अप्रूव टाइप के सेफ्टी लैंप्स है वही बिलो ग्राउंड में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है। जो भी अनअप्रूव टाइप के अगर कोई लैंप है तो वो अंडरग्राउंड में इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। ओवरमैन को ये देखना है हमेशा। नेक्स्ट सब रेगुलेशन आता है, सब रेगुलेशन नंबर 6, और ये मेनली है ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में। अभी तक इससे पहले जितने सब रेगुलेशन पढ़े वो सारे फोकस थे अंडरग्राउंड को लेकर के, लेकिन ये वाला जो सब रेगुलेशन है वो ओपन कास्ट वर्किंग को लेकर के फोकस्ड है। पहले जो सीएमआर 1957 था उसमें ओपन कास्ट वर्किंग को लेके ज्यादा कुछ नहीं बोला गया था, लेकिन सीएमआर 2017 में मोटा मोटी अच्छे खासे प्रोविजन बना दिए गए ओपन कास्ट के लिए भी। तो फर्स्ट देखिए, ओवरमैन को ये देखना है कि जो बेंच की साइड है वो प्रॉपरली ड्रेस्ड हो। सिंपल सा पर्पस है इसका कि भैया कुछ गिर जाएगा, ओपन कास्ट में भी लोग नीचे काम करते हैं, तो कहते हैं ना ऊपर से छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी नीचे गोली की स्पीड से लगता है। तो अगर बेंच वेंच सही रहेगी तो नीचे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ओवरमैन को ये देखना है। सेकेंड चीज कहते हैं कि ओवरमैन को ये इंश्योर करना है कि जो बेंच की स्टेबिलिटी है वो तो इंडेंजर्ड नहीं है। नेक्स्ट है कि ओवरमैन को ये इंश्योर करना है कि हॉल रोड जो है वो मेंटेन्ड है, यानी हॉल रोड का ग्रेडियंट मेंटेन है 1/16 जो कि रेगुलेशन में प्रोवाइड किया गया है। हॉल रोड
चौड़ाई मतलब सफिशिएंट है, हॉलोड का मेंटेनेंस है ढंग से, ओवरमैन को ये सब चीज़ें इंश्योर करनी है, देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्लॉज है ओबीडम की जो स्टेबिलिटी है वो इंडेंजर्ड नहीं है, ओवरमैन को ये देखना है। ठीक है, इंश्योर करना है। नेक्स्ट क्लॉज है कि ओवरमैन को ये इंश्योर करना है वर्किंग फेसेस में मैन और मशीनरी की ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओवर क्राउडिंग नहीं होने का सीधा सा मतलब है कि एक्सीडेंट से बचाना। वहां पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई वर्किंग फेस है, वहां पे 5 डंपर चलने की जगह है और वहां पे एक साथ अगर 25 डंपर पहुंच जाए तो सोचिए क्या होगा। हो सकता है एक डंपर टर्न करने में दूसरे डंपर को ठोक दे, कोई डंपर पलट जाए किसी के ऊपर। अगर कहीं पे 5 आदमी के खड़े होने की जगह वहां 10 आदमी पहुंचेंगे तो क्या होगा, ये आप प्रैक्टिकली सोच के देख सकते हैं। तो ये इसी पर्पज से बताया गया है, मेन है सेफ्टी पे फोकस। फिर नेक्स्ट क्लॉज आता है कि जो भी उनका कंट्रोल एरिया, यानी अगर ओपन कास्ट में पूरी माइन उसके कंट्रोल में है या अगर कोई माइन का पार्ट उसके कंट्रोल में है, यानी जो भी कंट्रोल एरिया है वहां पे जो लाइटिंग हो वो एडिक्वेट हो। ठीक है, एडिक्वेट लाइटिंग जो है एक डीजी का सर्कुलर है। ठीक है, उस सर्कुलर के अंदर बताया गया है कि लाइटिंग वर्टिकल में कितने लक्स होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल में कितने लक्स होनी चाहिए, ओबीडम में कितनी होनी चाहिए, वर्किंग फेसेस पे कितनी होनी चाहिए, बेंच पे कितनी होनी चाहिए। ये सब डिटेल में है एक पर्टिकुलर सर्कुलर के अंदर में। ठीक है, तो ओवरमैन को वही ध्यान में रखना है कि जो लाइटिंग वो एडिक्वेट, एडिक्वेट वहीं से डिफाइन होता है। लेकिन नेक्स्ट क्लॉज जी बोलता है कि ओवरमैन को ये इंश्योर करना है कि ब्लास्टिंग के ऑपरेशन से पहले सारे वो एडिक्वेट प्रिकॉशन लिए जाएं जो कि इन रेगुलेशंस के अंदर में बताए गए हैं। रेगुलेशन में जो जो बात बताई गई है ब्लास्टिंग को लेकर के कि किस तरीके से सेफ ब्लास्टिंग ऑपरेशन कंडक्ट कराना है, ओवरमैन को वो सारी चीज़ों को एकदम इंश्योर करना है कि वो सब चीज़ फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सब चीज़ करवाना है ओवरमैन को। ठीक है, लास्ट इसका ओवरमैन को ये इंश्योर करना है कि जो भी मशीनरी या प्लांट का ऑपरेशन चल रहा है वो सेफ और सिक्योर मैनर में चल रहा है, यानी कोई अनसेफ तरीके से मशीन नहीं चला रहा है या प्लांट का ऑपरेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सब रेगुलेशन नंबर 7 आता है, ये इसका लास्ट सब रेगुलेशन है। इसमें भी 4 क्लॉज दिए हुए हैं। इसका पहला क्लॉज कहता है कि ओवरमैन को अपनी पूरी निष्ठा तरीके से, यानी एकदम डिवोट करना है उसको, ओवरमैन को अपना पूरा समय अपनी ड्यूटीज को करने में, यानी ओवरमैन की जितनी भी ड्यूटी है उसका पूरा समय उसकी ड्यूटी को करने में जाना चाहिए। और जहां तक पॉसिबल हो सके या जब भी नेसेसरी हो, यानी जब भी जरूरत पड़े, तो उनको उसकी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी वर्किंग प्लेसेस है वो सबको उसको विजिट करना है। ठीक है, क्लॉज बी का क्लॉज बी कहता है कि ओवरमैन को बिना कोई जस्टिफाइबल कॉज, यानी कोई बढ़िया सा जब तक रीजन ना हो तब तक अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ना है, जब तक कि ओवरमैन ने अपने डिस्ट्रिक्ट में रेगुलेशन के अंदर में रिक्वायर्ड जो भी इंस्पेक्शन है वो इंस्पेक्शन का काम पूरा कर लिया हो, या फिर रेगुलेशन के अंदर में कोई दूसरा काम हो जो ड्यूटीज उसको परफॉर्म करनी है वो ड्यूटीज उसने कंप्लीट कर ली हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कोई दूसरा पर्सन उसको रिलीव कर देता है, यानी दूसरा ओवरमैन आ जाता है। ठीक है, यानी उसको प्रॉपर रिलीवर मिल जाता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं सब रेगुलेशन 7 के क्लॉज सी की। अगर कोई माइन में क्या है कंटिन्यूस शिफ्ट में वह काम चल रहा है, शिफ्ट 1 खत्म हुई, शिफ्ट 2 चालू हुई, शिफ्ट 2 खत्म हुई, शिफ्ट 3 चालू हुई, तो ऐसे कंडीशन में ओवरमैन को क्या करना है कि जो भी उनके बाद वाली शिफ्ट में जो भी ऑफिशियल आएंगे, अगर वो डिस्ट्रिक्ट का कोई पर्टिकुलर चार्ज में है, हो सकता है उनकी बाद वाली डिस्ट्रिक्ट में दूसरा कोई ओवरमैन आता है जो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के चार्ज में है, तो उनको क्या करना होगा उस दूसरे ओवरमैन को बताना होगा कि ये बात है, यहाँ पे हमारे शिफ्ट में ऐसा सा काम चल रहा था और पर्सन्स की सेफ्टी से रिलेटेड ये चीज़ें आपको करनी है। यहाँ पे कोई डेंजर है वो बता दिया, या सेफ्टी को मेंटेन करना है तो वो कैसे करेंगे, कोई पर्टिकुलर जगह पे कोई प्रॉब्लम है नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली दे दिए। कोऑर्डिनेशन बनाने का तरीका हुआ, एक शिफ्ट खत्म हो रही है तो दूसरी शिफ्ट में जो आ रहे हैं वो एक तरीके से चार्ज ले रहे हैं, मतलब वो समझ रहे हैं चीज़ों को कि पिछली शिफ्ट में चीज़ें कैसे हुई थी और फिर वो अपने हिसाब से प्लान करेंगे आगे शिफ्ट वाले। आखिरी क्लॉज इसका डी है कि जब भी शिफ्ट की एंड होती है, ठीक है ना, ओवरमैन को शिफ्ट के अंत में क्या करना होगा कि एक बाउंड पेजेड बुक रखी होगी, ठीक है ना, जिसके अंदर एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होगा। उस फॉर्मेट के अंदर में उसको अपनी रिपोर्ट भरनी है कि उसने अपनी शिफ्ट के दौरान क्या क्या किया, उसकी क्या परफॉर्मेंस के पैरामीटर जो भी उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर मेंशन होंगे वो सारे उसको भरने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उसके अंदर वो भी उसको इंक्लूड करना है कि अगर माइंस में प्रॉपर वर्किंग को लेकर के या फिर कोई सेफ्टी का मैटर उसको समझ में आया या फिर कोई पर्सन इंप्लॉयड है उससे रिलेटेड कोई मैटर, सेफ्टी से कंसर्न कोई मैटर है, तो वो भी उसको नोट करना है। ठीक है, ये मतलब एक जनरल प्रैक्टिस है। जब भी ओवरमैन ड्यूटी छोड़ के जाएंगे ड्यूटी शिफ्ट की आखिरी में, तो उनको एक बाउंड पेजेड बुक यानी एक रजिस्टर होगा जिसके अंदर एक फॉर्मेट बना हुआ होता है, उस फॉर्मेट में और हिसाब से सारी चीज़ें भर देनी है। ठीक है,
ये एंड होता है यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 47।